नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्टोरी को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं और यह वीडियो सीटेट एवं जीके जीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज इसी क्रम में हम क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्टोरी के चैप्टर 6 जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले कि 6-7 की पूरी हिस्ट्री, 6-7-8 की पूरी ज्योग्राफी हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 6, देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे, उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। तो भारत के समाज को कैसा समाज अंग्रेज मानते थे, यहाँ से प्रश्न बनता है। तो वह देसी समाज मानते थे। इसके लिए कौन कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा, ये कंप्लीट याद करिएगा। कौन कौन सी चीज़? तो शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों के सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने थे। अंग्रेजों के पास भी इन सवालों के कोई बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। अब आगे चलते हैं, अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देता है, वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी और इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा। प्राच्यवाद की परंपरा, इसी क्रम में ये प्राच्यवाद की परंपरा आती है। तो सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। विलियम जोन्स कहाँ आए, कलकत्ता कब आए? 1783 में। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। जोन्स क्या थे? कानून के साथ साथ में पूछ दिया जाए तो कलाविद, भाषाविद, इस तरह से 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। ग्रीक और लैटिन का। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उनकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञान की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। एक हेनरी टॉमस थे, हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नेथानियल हालहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत और फारसी
रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया? तो सर विलियम जोन्स ने किया। यहाँ से प्रश्न बनता है। और एशियाटिक्स रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह के रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन होता चला गया। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी प्रथा को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि वे हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों और कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। इस तरह जोन्स और कोलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपने विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि अंग्रेज किस ज्ञान पर ज़्यादा बल देते थे? तो अंग्रेज भारतीय ज्ञान को ही ज़्यादा प्रोत्साहन देते थे। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय प्रथा के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वहीं पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से परिचित हैं और जिसे वे आदर व महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज, ये देखिए ये फिगर है, थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो इसको देख लेंगे। देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी, फारसी, इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। तो प्रथम मदरसा कहाँ खोला गया? तो कलकत्ता में। कब खोला गया? तो 1781 में। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। तो बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? 1700 कब की गई? 1791 में, ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। अब यहाँ से जो छूटा था थोड़ा ये देख लेते हैं। वारेन हेस्टिंग्स, ये चित्र जो है वारेन हेस्टिंग्स का है। वारेन हेस्टिंग्स का स्मारक रिचर्ड वेस्टमाकोट 1830 अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि आप सबसे ऊपर हेस्टिंग्स की भव्य प्रतिमा है जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे। इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग्स तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानूनों के बारे में जानना चाहते थे और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग्स ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की
तो कलकत्ता में मदरसे की स्थापना किसने की? 1781 में हेस्टिंग्स ने की, वारेन हेस्टिंग्स ने। और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ही भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होना चाहिए। ये देखिए, ये यही वारेन हेस्टिंग्स हैं, उनके बारे में ये लिखा गया है। और ये प्राच्यवादी क्या हो, इसको देख लेते हैं। प्राच्यवादी क्या है? तो एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोग क्या कहलाते थे? प्राच्यवादी। एशिया की, किस महादेश की? एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले प्राच्यवादी कहे जाते थे। मुंशी कौन थे? ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ना जानता। पढ़ाना, मुंशी कौन होता था? तो ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना और पढ़ाना जानता हो। कौन सी भाषा? फारसी। वर्नाकुलर क्या था? यह सब आम तौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भारत जैसे औपनिवेशिक देश में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। मदरसा क्या था? तो सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। मदरसा किसे कहा जाता है? तो सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है, या किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और संस्थान हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है ये है 1830 के बारे में दिया गया है। 1830 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बेबिंगटन, मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। तो प्राच्यवादियों का विरोध सबसे अधिक आलोचक और विरोधी कौन थे? तो बेबिंगटन, मैकाले। वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले जो है भारत को असभ्य देश मानता था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान का कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं था। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देश साहित्य के बराबर है। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। मैकाले ने किस भाषा पर जोर दिया? तो अंग्रेजी भाषा। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया की श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों, मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। मैकाले के मिनट्स यानी कि विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो अंग्रेजी का शिक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1835 में। किसके आधार पर? तो मैकाले के मिनट्स, विवरण के आधार पर। यह फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थान को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक छपने लगी। तो ये था हमारे मैकाले की यहीं से अंग्रेजी शिक्षा। अब व्यवसाय के लिए क्या शिक्षा थी ये देखते हैं। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को वुड का नीति पत्र यानी वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। तो वुड डिस्पैच क्या था? तो यह जो है
शिक्षा के विषय में एक नोट था जो 1854 में आया था। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय क्षेत्र के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभ को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी, क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ों का अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, उससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और न ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उस समय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। ये देखिए, ये विश्वविद्यालय बन रहे थे उस समय। नैतिक शिक्षा की मांग थी उस समय। तो दोस्तों, आज यह पार्ट 1 सेशन हम समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होगा, इसलिए कल पार्ट 2 लेकर के आएंगे और चैप्टर 6 को कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और दोस्तों किसी विषय पर वीडियो चाहिए तो कमेंट भी करें। लाइक करने से हमें जो है आपकी एक उत्साह मिलता है, मोटिवेशन हम होते हैं, तो और भी अच्छा करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।